Yeah, please. Good evening, sir. Good evening. Have a seat. Please sit down. So, Krishnanji, introduce yourself in academic terms. अच्छा, मीडियम क्या है आपका? हिंदी है। हिंदी है। तो कुछ अपनी शैक्षणिक यात्रा के बारे में बताइए। जी सर, मेरा रोल नंबर 304 है। सर मैंने बैचलर्स इन कॉमर्स ऑनर्स किया हुआ है जेएलयू यूनिवर्सिटी मथुरा से। सर उसके बाद मैंने मास्टर्स की है पॉलिटिकल साइंस में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली से। सर करेंटली मैं पीएचडी कर रही हूँ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। क्या टॉपिक है आपका? सर मेरा टॉपिक है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड इट्स रेलेवेंस। ओके, एक बात बताइए, जैसे पॉलिटिकल साइंस एक ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, आर्ट्स, तो इसको पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं? जैसे हिस्ट्री साइंस नहीं बोलते, साइकोलॉजी साइंस नहीं बोलते, तो इसको साइंस क्यों बोलते हैं? सर पॉलिटिकल साइंस क्योंकि सर इसमें सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है डिफरेंट बस सिस्टमैटिक स्टडी तो सारे ह्यूमैनिटीज की जाती है। जी सर। हिस्ट्री में तो और सिस्टमैटिक है, सारा डेट्स है, तारीख है, Yes, सब sir. कुछ। तो ऐसा क्यों, उसको साइंस क्यों कहते हैं? कोई रीजन? सर इसका ब्रॉडर एक तो नेचर ब्रॉडर है, इसमें बहुत सारा स्कोप है, इसमें गवर्नेंस भी आता है, इसमें वोटिंग बिहेवियर भी आता है, इसमें पब्लिक पॉलिसीज भी आती हैं। तो सर आई थिंक इसके ब्रॉडर नेचर की वजह से इसको साइंस कहते हैं। दूसरा सर एक कॉन्सेप्ट हुआ था, बिहेवियरलिज्म मूवमेंट हुआ था, जहाँ पर फोकस किया गया था कि पॉलिटिकल साइंस को एक आर्म चेयर थ्योरी से उठकर ग्राउंड लेवल पर भी जाना चाहिए, जैसे वोटिंग बिहेवियर एनालिसिस हो और पब्लिक पॉलिसी कितना डिलीवर कर पा रहे हैं इस पर सर कुछ एनालिसिस हो। तो इसलिए सर इसका नेचर बदल के इसको नॉर्मेटिव से सिस्टमैटिक एनालिसिस की तरफ किया गया था, तो सर इसलिए इसको साइंस कहते हैं। सिविल सोसाइटी किसको कहते हैं? यस सर। सर सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, जो कि किसी भी मुद्दे पर अपनी राय पेश करते हैं, और सर जितनी भी गवर्निंग पॉलिसीज होती हैं सर उनमें उनका महत्वपूर्ण भूमिका। एनजीओज और सिविल सोसाइटी में क्या डिफरेंस होता है? सर सिविल सोसाइटी एक ब्रॉडर टर्म है और एनजीओ सर उसका पार्ट है सिविल सोसाइटी का। फेमिनिज्म एक बड़ा कंसेप्ट है। फेमिनिज्म और वुमनिज्म को आप कैसे डिफरेंशिएट करती हैं? सर फेमिनिज्म बेसिकली जो है वो विमेन राइट्स की बात करता है कि विमेन को राइट्स मिलने चाहिए इन कंपैरिजन टू मेन, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। सर उसमें वोटिंग राइट्स की बात होती है, इकोनॉमिक राइट्स की बात होती है। सर वुमेनिज्म आई थिंक सर एक फिलॉसफी है जो कि क्वाइट सिमिलर टू फेमिनिज्म है, लेकिन वहाँ पर अदर एस्पेक्ट्स की भी बात होती है, जैसे सर लीडरशिप क्वालिटीज, उसके साथ साथ उनका जो रोल होना चाहिए समाज में हर एस्पेक्ट में। तो वो तो फेमिनिज्म में भी होता है। जी सर इसके बारे में ना और देखूंगी। अच्छा, मॉडर्निज्म में, पोस्ट मॉडर्निज्म में आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सॉरी सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, इंडस्ट्रियलिज्म और पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म डिफरेंशिएट कीजिए। औद्योगिकतावाद और उत्तर औद्योगिकतावाद में क्या डिफरेंस है? सर इसके बारे में जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं। जी सर। ये लिबरलिज्म अगर एक आपसे साधारण आदमी पूछ दे, घर में मम्मी पूछ दें कि बेटा ये लिबरलिज्म क्या होता है, तो क्या समझाइएगा? एक लेमैन को आप लिबरलिज्म कैसे समझाएंगे? सर लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कि बात करती है कि मैन जो होता है, जो इंसान है, वो कुछ नेचुरल राइट्स के साथ बॉर्न होता है और वो नेचुरल राइट्स इनसेपरेबल होते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो ये उनसे कोई भी नहीं छीन सकता, ये उनकी इनएलिएनेबल राइट्स होते हैं। सर वो ह्यूमन सेंट्रिज्म पर बात करते हैं और जो भी उनके जितना भी जो टॉपिक है वो इंडिविजुअल को सेंटर में रख कर दिया जाता है। आपकी कोई पर्सनल फेवरेट आइडियोलॉजी है? सर नहीं सर, ऐसा तो नहीं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आपको एक कोटेशन दे रहा हूँ, उस पर कमेंट करना है। लेफ्ट इज राइट, कमेंट। ठीक है सर। ये बताइए कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है?
जी सर, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सर एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें सर जो भी पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं और राज्यसभा के जो पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, साथ ही साथ सर दिल्ली और पौंडीचेरी के जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं सर उनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है और वो मिलकर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को करते हैं सर। ये तो भाग लेते हैं, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया क्या है? मैंने प्रक्रिया पूछी। जी सर। सर इसमें जो वोट होते हैं वो वेटेज वोट्स होते हैं सर। पता है ना, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति, ये क्या, ये मुझे समझाइए। सर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। सिंगल सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल वाइस वोट। जी सर। सर इसमें जो मेथड यूज होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज होता है सर, जिसमें जो जितना भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो अपने अपने वोट्स देते हैं उसमें सर। जैसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स 2 होते हैं तो उनके लिए प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रेफरेंस 1 एंड प्रेफरेंस 2 सर, उसके हिसाब से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। अच्छा, भारत में सबसे पहले वो कौन सी महिला थी जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए? सॉरी सर, मैं कौन कर पा वो थी लक्ष्मी सहगल। ठीक है, ये बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर आप इंग्लिश DPSP। The directive, the main aim of directive principle of state policy. जी सर। सर इनका एम है एक तरीके से सर इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना एंड स्टेट्स को कुछ ऐसी गाइडलाइंस देना जिसके बेसिस पर वो अपनी पॉलिसीज और अपने जो रूल्स हैं वो इस प्रकार से बनाए कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मेंटेन हो सके सर। अच्छा, what is fundamental rights? ओके सर। सब फंडामेंटल राइट्स इस प्रकार के राइट्स होते हैं जिनके साथ जो एक तरीके से सर ह्यूमन नेचर से इनसेपरेबल होते हैं सर। ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन पर निर्भर करता है सर। उनको मानव जन्म के साथ वो अधिकारों के साथ सर पैदा होता है फंडामेंटल राइट्स। At present, how many fundamental rights? सर आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। देन आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22 ये राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। आर्टिकल 23 एंड 24 जो है सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल बट सर रिलीजियस राइट्स होते हैं एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल वो राइट्स तो होते हैं। 25 to 28 है जी religious. सर। Right against exploitation. यस सर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यस सर। ठीक है सर। ये बताइए आप जिस जनपद से आती हैं उसकी 4 प्रमुख समस्याएं आपकी नज़र में क्या क्या है? जी सर। सर मैं मथुरा जनपद से आती हूँ सर, क्योंकि वहाँ पर भी फुटफॉल बहुत बढ़ रहा है और टूरिज्म भी काफ़ी एक्सपेंड हुआ है, तो सर ट्रैफिक मैनेजमेंट की समस्या अभी सबसे प्राइमरी समस्या है वहाँ पर। सर दूसरी समस्या वहाँ पर है यमुना प्रदूषण की समस्या। सर तीसरी है हाइजीन रिलेटेड इश्यूज एंड सर चौथी समस्या वहाँ की लोकलाइज्ड समस्या है, वो मंकी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वहाँ पे। मंकीज जो होते हैं वो टूरिस्ट को बहुत परेशान करते हैं, उनका सामान ले जाते हैं। मैंने देखा है ऐसा कि मेरे ही खुद से चश्मा लेके चला गया, फ्रूटी दिया तो उसके बाद चश्मा वापस किया। जी सर। तो ये ट्रेंड किया गया है वहाँ के लोगों के द्वारा या उन्होंने खुद से सीख लिया? सर ये कोई ट्रेन नहीं है सर, खुद से सीखा है हमने। लेकिन दे देते हैं वापस। जी सर। सर एक कार्टेल बन गया है वहाँ पर, हाँ। तो कुछ लोग उन्हीं के बेसिस पर अपनी दुकानदारी चलाते हाँ, हैं। दुकानदारी चलाते हैं अच्छा सर। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए आपके दृष्टिकोण में कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, राइट्स या ड्यूटीज? आपके दृष्टिकोण में व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? सर मेरे दृष्टिकोण में सर दोनों ही जरूरी हैं, राइट्स और ड्यूटी दोनों का बैलेंस जरूरी है सर। नहीं सर आजकल ने या बोला, जी सर। या में आपके पास दोनों का ऑप्शन नहीं होता, जी सर। एक को चुनना है। इसको थोड़ा और खोल दें। आजकल सारे लोग अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य के पीछे कोई नहीं जाता। आपके लिए क्या है, अधिकार या कर्तव्य? सर अगर इनको लगाने की बात है प्रायोरिटी में तो सर पहले मैं राइट्स को ही रखूँगी, इसके बाद कर्तव्य। अच्छा ये बताइए कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए
वो शहरी भारत को संबोधित करते थे या ग्रामीण भारत को, यानी अर्बन इंडिया को एड्रेस कर रहे थे या रूरल इंडिया को? जितने भी मूवमेंट्स जी सर। किए गए महात्मा गांधी के द्वारा, तो वो किसको एड्रेस कर रहे थे, अर्बन इंडिया को या रूरल इंडिया को? सर उनका प्राइमरी फोकस रूरल इंडिया पर था, क्योंकि सर उनसे पहले जो भी मूवमेंट्स हो रहे थे वो बेसिकली मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया उनको लीड कर रहे थे, और सर उनका फोकस अर्बन और एजुकेटेड जो लोग थे उन पर था। तो महात्मा गांधी के आने के बाद जो ग्रामीण परिवेश था, खासकर किसान और महिलाएं, सर उनको भी जो नेशनल मूवमेंट था उसमें शामिल करने जब की। बंगाल विभाजन का आंदोलन चला तो वो क्या शहरी वर्ग के लिए था, अर्बन क्लास के लिए था? स्वदेशी आंदोलन, जो स्वदेशी मूवमेंट चला, तो वो क्या रूरल क्या अर्बन बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए सिर्फ था? नहीं सर, था तो दोनों के लिए, लेकिन सर उसके जो लीडर्स जो थे सर उनका फोकस एरिया वो था शहर पर, अर्बन जो थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, गुरुदेव, वो भी उसमें शामिल थे, तो वो क्या अर्बन, मतलब अर्बन एरिया के थे? वो तो रूरल एरिया के थे। उस समय का कांग्रेस लीडरशिप जो था वो सब तो रूरल बैकग्राउंड से आए थे ना, एक दो लीडर को अगर छोड़ दीजिए। सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, ये मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया। हाँ, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने ये स्टेटमेंट दिया कि उसके पहले के जितने आंदोलन थे वो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसी और अर्बन नेचर के थे। नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, महात्मा गांधी के आंदोलन जो थे वो आपने सही कहा कि रूरल बैकग्राउंड को एड्रेस थे। क्यों? क्योंकि चाहे वो नॉन कोऑपरेशन हो या सिविल डिसोबीडियंस हो या साल्ट, वो हो, सब में जो जुड़ा हुआ है वो किससे? ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ है। सर अनुच्छेद 32 सुना है? क्या है इसके बारे में? कितनी प्रकार की रिटें हैं? सर अनुच्छेद 32 सर सुप्रीम अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का। सर जैसे किसी भी राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट्स हम दायर कर सकते हैं। तो सर ये सुप्रीम कोर्ट के किस ऊपर कौन कौन सी रिट्स हैं इसमें? सर इसमें हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्शियरी है, प्रोहिबिशन है एंड को वारंटो है। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा था? जी सर। कौन सा न्यूज़पेपर? सर आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा। इंडियन एक्सप्रेस। एक बांस आधारित जो है बायोफ्यूल एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है, कहाँ पे है? सॉरी सर, इसको मैं देख लूँगी। अभी हाल ही में इंडिया और यूएस ट्रेड डील हुई है, उस पर बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, अभी विवाद है कि हम अमेरिका के हाथों हमारी संप्रभुता, बहुत सारी बातें आ रही हैं कि हमने सरेंडर कर दिया। तो इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? क्या हम लोग वास्तव में सरेंडर कर दिए अमेरिका के आगे? सर पूर्णतः सरेंडर नहीं बोलेंगे इसको सर। जो इंडो यूएस ट्रेड डील हुई है सर, उसमें दोनों ही पक्षों को बेनिफिट्स हुए हैं। जैसा कि सर इससे यूएस मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं, जैसे लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल्स हैं, उनको मार्केट मिलेगा। साथ ही साथ जो यूएस प्रोडक्ट्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स हैं एंड डिफेंस है सर, उनको इंडिया में मार्केट मिलेगा। लेकिन सर जो इंडिया के जो क्रिटिकल सेक्टर है जैसे डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो सरकार ने उनका भी ध्यान रखा है ताकि जो यहाँ के जो किसानों की जो आय है उसको सर नुकसान ना पहुँचे। तो सर एक तरीके से पूर्णतः सरेंडर तो नहीं बोलेंगे इसको। यानी सरेंडर है? सरेंडर किया, थोड़ा कम सरेंडर किया। नहीं सर, अभी सर नेगोशिएशंस चल रहे हैं, पूर्णतः डील फाइनलाइज नहीं हुई है। तो सर इस पर बातचीत हो रही है, तो सर इसे पूर्णतः सरेंडर तो नहीं कहेंगे सर, सभी पक्षों को ध्यान रखा जाएगा। एआई क्या है, इसका गवर्नेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर गवर्नेंस में यूज़ हो सकता है सर डिफरेंट सेक्टर्स में। सर जैसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। सर किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सर एक एआई भाषिणी ऐप है जिसके द्वारा जो रियल वेदर मॉनिटरिंग है और जो रियल वेदर फॉरकास्ट हैं और सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में सर किसानों को उनकी रीजनल भाषा में ही बताया जाता है। सर उसी के साथ साथ हम एआई का यूज़ करके ड्रोन के थ्रू मैपिंग कर सकते हैं
और एक तरीके से सर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी कर सकते हैं सर। डिफरेंट सेक्टर्स में हम एआई का यूज़ कर सकते सर ने सबसे पहले पूछा एआई है क्या, आप गवर्नमेंट में क्या यूज़ करेंगे उस पर चलिए। पहले आप एआई को समझाइए, एआई क्या है, व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर सिमुलेट करता है ह्यूमन ब्रेन को। सर ये ट्रेन होता है डेटा पे, जिससे जिससे कि सर एक तरीके से इस प्रकार से ये अभिव्यक्त करता है जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन किसी भी सिचुएशन पर रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा, ये जो अभी एक बहस चल रही है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया, हाँ, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया, क्या भारत में भी होना चाहिए? सर सोशल मीडिया के लिए सर गाइडलाइंस लानी चाहिए, क्योंकि सर शोध में भी पता लग रहा है कि सर जो एडोलेसेंट हैं, मतलब जो 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं, उन पर सोशल मीडिया का सर कुप्रभाव पड़ रहा है। वो पढ़ाई से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सर, उनमें लोनलीनेस की भावना आई है, उनको मेंटल डिस्ट्रेस हो रहा है। तो सर डेफिनेटली इस पर बातचीत होनी चाहिए और एक प्रॉपर रेगुलेशन लाना चाहिए। अगर पूर्णतः ब्लैंकेट बैन तो नहीं सर, लेकिन कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में आप किसे बेहतर मानते हैं? सर मैं ऑफलाइन एजुकेशन को बेहतर मानती हूँ। लेकिन अभी का जो दौर है जी सर। इसमें ऑनलाइन पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। जी। जी। क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है? सर ऑफलाइन में सर एक प्रकार से एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है सर, हम टीचर्स के अनुभव से सीखते हैं। अगर हमें कोई भी डाउट होता है तो हम सर उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सर ऑफलाइन एक अलग ही कैरेक्टर बिल्डअप करता है स्टूडेंट्स का। लेकिन सर आज के युग को देखते हुए क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब में भी होते हैं या फिर सर ऐसे रिमोट एरियाज में होते हैं जहाँ उन तक एजुकेशन पहुँचाने के लिए सर ऑनलाइन भी तेज़ी से बढ़ रहा है। और सर हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ भी जा रहे हैं, जहाँ पर ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों माध्यम से। क्योंकि अभी हमारे यहाँ बताया जा रहा है कि $30 बिलियन का पोटेंशियल है हमारा एडुटेक कंपनी में। लेकिन कल अभी जी मेंस का रिजल्ट आया, उसमें यहाँ दिल्ली का ही टॉपर है, उसने कहा कि मैं एकदम ऑनलाइन नहीं यूज किया, मैं यूट्यूब चैनल अपने हाथ से मैंने ब्लॉक कर दिया है सारे ऐप, और मैंने ऑफलाइन पढ़ा। लेकिन इसका उसके इस बात से सारे न्यूज़ में छाया हुआ है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑनलाइन एजुकेशन पर इसका? सर ये डिपेंड करता है सर हमारे ऊपर सर, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ सोशल मीडिया एड्स भी होते हैं, तो उनसे डिस्ट्रैक्शन होता है। तो सर ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन भी ज़रूरी होता है सर। इस समय वर्ल्ड में कोई ऐसी 3-4 महिलाओं के नाम बताइए जो स्टेट ऑफ द हेड हैं और वुमेन हैं। जी सर। सर एक तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो हैं। और सर अभी हमारे कौन नहीं कर पा। वेनेजुएला की अभी कौन है? सर वेनेजुएला में सर अभी कोई भी अभी नहीं है। प्रेसिडेंट को तो यूएस ने उठा लिया। हाँ, तो उनकी जगह पे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट उनकी जगह है ना, है ना, वही वुमेन है। जी सर। और रिकॉल कीजिए। सर ईयू की जो हेड है सर, उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अभी इंडिया में कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिसको लीड वुमेन कर रही हैं? सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही ममता बनर्जी, हूँ। जी सर। रेखा गुप्ता, जी सर। और कोई आपकी नजर में? सॉरी सर। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि वुमेन आर द सेकंड सेक्स, किसने कहा और क्यों कहा? वुमेन को सेकंड सेक्स किसने कहा? सर आई थिंक केट मिलेट ने कहा है। सॉरी सर मैं अभी नेम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई एक ऐसी महिला बताइए जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड है, अपनी मम्मी और दीदी को छोड़ के, जी सर। जिसको हम लोग भी जानते हैं, और क्यों? जी सर। सर मैं लता मंगेशकर जी से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ सर, सिंगिंग मेरी हॉबी भी है। चलिए सुनाइए अपनी फेवरेट दो लाइन। जी सर। सर मैं लता मंगेशकर जी का एक गाना सुनना चाहती हूँ।
कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत ठीक है, बढ़िया। आप जा सकते हैं। वेल डन बेटा।